नमस्कार, मैं पंडित विकास शुक्ला अपने एक नवीन ब्लॉग में एक बार फिर से आपका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विभिन्न भावों में ग्रह किस तरह के फलों का सृजन करते हैं, हम इस विषय पर श्रृंखला चला रहे हैं और आज का हमारा विषय है राहु। आपके किस भाव में बैठकर राहु क्या फल देता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक भ्रम का, एक कंफ्यूजन का ग्रह माना गया है, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि राहु खुद उतना भ्रमित नहीं है जितना भ्रमित उसको लेकर ज्योतिष शास्त्र हैं, ज्योतिर्विद हैं या ज्योतिष के हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। कई तरह के भ्रम राहु के विषय में फैले हुए हैं। पहला भ्रम इसकी उच्च राशि नीच राशि के विषय में। कुछ लोग कहते हैं कि राहु वृषभ में उच्च का होता है, कुछ लोग कहते हैं कि राहु मिथुन में उच्च का होता है, कुछ लोग कन्या राशि को इसकी उच्च राशि मानते हैं, जबकि कुछ अन्य ग्रंथकारों का मत है कि चूंकि राहु और केतु कोई भौगोलिक ग्रह नहीं है, कोई भौतिक पिंड नहीं है, कल्पना मात्र है, अतः इसकी उच्च राशि या नीच राशि होना संभव नहीं है। जहां तक मेरी मान्यता है, मैं स्वयं मानता हूं कि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती। हाँ, यदि हम विश्लेषण करने बैठे तो हम पाएंगे कि बुध की राशियों में और विशेष रूप से कन्या राशि में राहु जो है वो सर्वश्रेष्ठ फलों का सृजन करता है। कन्या लग्न वालों की कुंडली में राहु कहीं भी बैठा हो बहुत अधिक कष्टप्रद नहीं होता, अपितु कुछ ना कुछ सुखद परिणाम ही प्रदान करता है। तो बुध की दोनों राशियों में राहु सर्वश्रेष्ठ फल देता है। उससे कुछ न्यून शुभ फल राहु जो है वो शुक्र की राशियों में देता है, उससे कुछ न्यून शुभ फल जो है वो राहु शनि की राशियों में देता है, लेकिन अन्य ग्रहों की राशियों में राहु अच्छे फलों का सृजन नहीं करता। राहु को लेकर जो दूसरा भ्रम ज्योतिर्विदों के मध्य व्याप्त है वो है राहु की दृष्टियों को लेकर। कुछ लोग मानते हैं कि चूंकि ये काल्पनिक ग्रह हैं अतः इनकी दृष्टियां संभव नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि राहु जो है उसकी दृष्टि गुरु के समान ही 5वें, 7वें और 9वें भाव पर, 3 भावों पर पड़ती हैं। कुछ इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि राहु की दृष्टि 5, 7, 9 के अतिरिक्त 12वें भाव पर पूर्ण होती है और दूसरे तथा 10वें भाव पर आधी होती है। हमारा मत, हम नहीं मानते कि राहु और केतु की कोई दृष्टि होती है। तीसरा भ्रम जो राहु केतु को लेकर है वो है काल सर्प योग को लेकर, जो राहु केतु के मध्य में सभी ग्रहों के आ जाने के कारण निर्मित होता है। प्राचीन ज्योतिष के ग्रंथों में इस योग का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन आधुनिक जो लेखक हैं, आधुनिक जो ग्रंथकार हैं, उन्होंने इस योग को बहुत अधिक प्रचारित किया है, प्रचलित किया है, महिमा मंडित किया है। जहां तक हमारा मत है, हम काल सर्प योग को नहीं मानते। तो इस तरह के कई भ्रम जो हैं वो राहु केतु को लेकर व्याप्त है, विद्यमान है। लेकिन इसके अतिरिक्त राहु केतु के बारे में कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो बिल्कुल अकाट्य हैं, और वो ये हैं कि ये प्रतिदिन 3 कला 21 विकला की गति से भ्रमण करता है और इस तरह इसे एक भचक्र पूर्ण करने में 18 वर्ष 7 मास 2 दिन का समय लग जाता है। दूसरा, ये हमेशा वक्री रहता है। दूसरे जो सभी ग्रह हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, जैसे मेष से लगाकर वृषभ, वृषभ से लगाकर मिथुन, मिथुन से लगाकर कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन राहु केतु जो है वो हमेशा उल्टे चलते हैं, अर्थात मेष से ये जाएगा मीन पर, मीन से जाएगा कुंभ पर, कुंभ से जाएगा मकर पर। इसके अतिरिक्त राहु के बारे में जो निर्विवाद है वो ये है कि ये एक तामसिक ग्रह है, बहुत अधिक दुखद फलों का सृजन, बहुत अधिक कष्टदायक फलों का सृजन कर सकता है, और कलयुग में ये बहुत अधिक योग कारक ग्रह है। योग कारक से हमारा अभिप्राय ये है कि कलयुग में, आज के युग में कई ऐसे कार्य व्यवसाय आ गए हैं जिसका संचालन का आधिपत्य जो है वो राहु को प्राप्त है। तो ये राहु आपको किस भाव में बैठकर किस तरह के फल प्रदान करेगा, ये हम आज के अंक से आपको बताना प्रारंभ करेंगे। लगभग 2 ब्लॉग इस संदर्भ में मुझे लगता है कि मुझे बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले प्रथम भाव का राहु। प्रथम भाव में जिन लोगों की कुंडली में राहु संस्थित होता है वे बहुत मननशील, विचारशील, चिंतनशील होते हैं, कम बोलते हैं और अपना काम करके ही उसके विषय में बात करना
पसंद करते हैं, फालतू की बकबक नहीं करते, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाते और कोई इनके काम में दखल दे ये भी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। परहित करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन वो करते हैं अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के पश्चात। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राहु जिन लोगों की कुंडली में लग्न में संस्थित होता है उनका अप्रोच जो है वो बहुत अधिक प्रैक्टिकल होता है और मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत बड़ा सद्गुण है। अब बात कर लेते हैं द्वितीय भाव में राहु के बारे में। दोस्तों, द्वितीय भाव का राहु आपने कई ब्लॉगरों के मुंह से सुना होगा, ज्योतिष के कई जो आजकल सोशल मीडिया पर एपिसोड्स बना रहे हैं बहुत अधिक चिल्लाते हैं कि आकस्मिक धन प्रदान करता है। लेकिन मैंने लगभग 94 से मैंने ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन चालू किया, 97 से मैंने व्यवसाय के रूप में ज्योतिष को अपनाया, लगभग 30 वर्ष का अनुभव मुझे हो गया, लेकिन आज तक मैंने द्वितीय भाव के राहु को किसी भी व्यक्ति को आकस्मिक धन प्रदान करते हुए नहीं पाया। आकस्मिकता का पुट राहु में हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ राहु ही हर चीज आकस्मिक नहीं प्रदान करता। कुंडली का पंचम भाव, यदि हमें सकारात्मक बातों का विचार करना है, पॉजिटिव रिजल्ट यदि किसी को कोई अचानक मिला है, तो उसमें आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुंडली के पंचम भाव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और यदि नकारात्मक तथ्यों का विचार करना है, किसी के साथ कोई अचानक दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट हो गया, करंट लग गया, तो हम पाएंगे कि उसमें अष्टम भाव के भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अष्टम भाव जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं होंगी। इसी तरह पंचम भाव जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक बहुत अधिक अचानक लाभ की संभावना नहीं बनेगी। तो यदि आपके धन स्थान पर राहु बैठा है और आपको ये सोचते हैं कि कहीं से अचानक धन मिल जाएगा, तो मेरा ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला। द्वितीय भाव का राहु जो है वो व्यक्ति को गाली देने में निपुण बनाता है, बात बात पर ऐसा व्यक्ति गाली बकता है। यदि ये राहु चंद्र के साथ हो या शुक्र के साथ हो तो व्यक्ति शराब पीने की और आकर्षित होता है, मैं उसको बहुत अधिक आकर्षित करती है। द्वितीय भाव में राहु कुटुंब को ऐसा व्यक्ति जो है वो पसंद नहीं आता, अर्थात कुटुंबी जनों से उसका बैर रहता है। चूंकि द्वितीय भाव और व्यय भाव से आंखों का भी विचार किया जाता है, तो यहाँ पर संस्थित राहु जो है वो आपको नेत्र रोग प्रदान कर सकता है। अब बात करें तृतीय भाव के राहु के संदर्भ में, बहुत 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 अच्छा फल प्रदान करता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मोर रिस्क मोर गेन वाली कहावत जिन लोगों की कुंडली में तृतीय भाव में राहु है उनमें ये पूर्णतः सफल होती है। ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता और सुखद बात यह है कि ये लोग जो रिस्क लेते हैं उसमें 50, 60, 70% तक सफल भी हो जाते हैं। लेकिन पाप ग्रह भावनात्मक संबंधों पर, ब्लड रिलेशंस पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, इसलिए भाई बहनों के साथ आपके संबंध तृतीय भावस्थ राहु के कारण मधुर नहीं रह सकेंगे। पड़ोसियों के साथ भी वैमनस्यता बनी रहेगी। कभी ना कभी कोई अधीनस्थ कर्मचारी आपको धोखा दे सकता है, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। चतुर्थ भाव के राहु के संदर्भ में बात करें दोस्तों, मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा ऐसा मत है कि राहु यदि कुंडली में कहीं सबसे अधिक बुरे फल प्रदान करता है तो वो चतुर्थ भाव भी ही है। अष्टम भाव और व्यय भाव में भी बैठकर राहु उतने बुरे फलों का सृजन नहीं करता जितने बुरे फलों का सृजन राहु चतुर्थ भाव में बैठकर करता है। अव्वल तो ऐसा व्यक्ति मकान बना नहीं पाता, और यदि मकान बना भी ले तो उस जैसे ही वो नया मकान बनाएगा और उसमें गृह प्रवेश करेगा तो उसके बाद जो 3-4 साल उसको कष्ट होंगे वो असहनीयता की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे, हम ये कह सकते हैं। यदि मकान बना लिया तो वहाँ रह नहीं सकता। जैसे ही आपने एक शहर में मकान बनाया, पता पड़ता है कि आपका दूसरा शहर ट्रांसफ़र हो गया, तो मतलब जीवन का अधिकांश भाग ऐसे लोग जो है वो किराए के मकानों में काट देते हैं, स्वयं के घर का सुख प्राप्त नहीं होता, और यदि ज़बरदस्ती कोशिश भी करें कि स्वयं के घर में चले जाएं तो बहुत परेशान रहना पड़ता है। माता के संदर्भ में भी ये राहु अच्छे फलों का सृजन नहीं करता। हमेशा व्यक्ति को एक किस्म
किस्म की मानसिक बेचैनी जो है वो व्याप्त रहती है। वाहन बार बार बिगड़ते रहते हैं। तो समय बहुत हो गया है, तो बाकी के 8 भाव में राहु किस तरह के फलों का सृजन करेगा, इस वार्ता को हम अपने आगामी ब्लॉग के लिए लंबित रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।